Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Hope you all will be very fine and ready to learn the ECG. लेक्चर का आगाज़ करते हैं निहायत खूबसूरत दुआ के साथ रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपसे बोला कि आज हमारा जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है दैट इज़ ECG, और जो ECG है इट इज़ एब्रीवेशन ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ऐसा यू कैन से पेपर होता है कि जिसके ऊपर ज़ाहिर है समथिंग लाइक अ ग्राफ, रॉज एंड कॉलम्स बनी हुई होती हैं, और हम उस पर्टिकुलर कॉलम और रॉज के ऊपर मींस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के ऊपर हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को रिकॉर्ड करते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए से हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पेपर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आइए हम समझते हैं कि उस पेपर में अहम चीज़ क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अहम चीज़ ये है कि हम एक पेशेंट लेते हैं, उस पेशेंट पे हम बताएंगे आप लोगों को कहाँ कहाँ हम कैसे लीड्स लगाते हैं, और फिर उन पर्टिकुलर लीड्स के अंदर जो करंट जनरेट होता है, रिकॉर्ड होता है, उसको हम भेजते हैं एक प्रिंटर को, और प्रिंटर उस रिकॉर्डेड करंट को हमें एक ख़ास पेपर पे प्रिंट करके दे देता है। और उस पर्टिकुलर पेपर पे जैसे मैंने बोला था कि कॉलम्स भी होती हैं और रॉज भी होती हैं। पढ़े लिखे बच्चे हैं आप लोग कि जो वर्टिकल लाइंस हैं उन्हें हम लोग कॉलम्स बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रॉज। जाहिर है अगर मैं रॉज और कॉलम्स को मिलाऊंगा तो मेरे पास बॉक्सेस बनेंगे। इन बॉक्सेस को हमने पहले बोल्ड बॉक्सेस के नाम से आपको बताया है, ये ब्लैक लाइंस वाले बोल्ड बॉक्सेस हैं। इनको हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है छोटे बॉक्सेस के अंदर, और ये जो मेरे पास छोटे बॉक्सेस हैं हम लोगों ने रेड से ड्रॉ किया है। लेकिन जब आप किसी ECG को देखेंगे तो आप लोगों को ये डिमार्केशन नजर नहीं आएगी, वहां पे आपको सारे के सारे बड़े और छोटे बॉक्सेस रेड इंक से ही या किसी पर्टिकुलर इंक से ही प्रिंट हुए मिलेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों की सहूलत के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाने के लिए इसको दो रंग से ड्रॉ कर दिया है, राइट। व्हाट इज द डिपिक्शन ऑफ दिस लाइंस, यानी कि हम इनसे क्या अखज़ करते हैं, क्या डिड्यूस करते हैं, इससे ये लाइन्स हमें क्या बता रही होती हैं। ये लाइन्स हमें बता रही होती है हमारे स्टूडेंट्स कि इसमें से एक छोटा जो ब्लॉक है वो 0.1 mm का होता है। अगर मैं इसका स्केल लेके इसको मेजर करूंगा तो ये इट विल मेजर्ड एज 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर रिकॉर्ड करता है 0.04 सेकेंड को, राइट। यानी कि जब हम इस पर्टिकुलर लाइन से इस पर्टिकुलर लाइन तक ट्रेवल करेंगे तो 0.04 सेकेंड गुजर चुके होंगे। गॉट द पॉइंट। और जब हम इन 0.04 सेकेंड को इस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरे बॉक्स का डिस्टेंस मेरे पास आ जाता है यहां से लेके यहां तक का, एंड इट इज इक्वलेंट टू 0.2 सेकेंड्स। ये चीज़ आपको पढ़नी आनी चाहिए, बिकॉज के इसके ज़रिए से आप लोगों ने आगे पेशेंट की किस्मत के, तकदीर के फैसले करने। तो आप लोगों को अभी से अपनी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर देनी चाहिए। तो 0.04 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बड़ा बॉक्स बनेगा और उसकी वैल्यू 0.2 सेकेंड के बराबर होगी। यानी कि जब आप लोगों की ECG यहाँ से यहाँ तक चलती है फॉर एग्जांपल, तो तब 0.2 सेकेंड गुजर चुके होते हैं। यू गॉट द पॉइंट। अब अगर फॉर एग्जांपल ये दो बॉक्सेस गुजरेंगे तो ज़ाहिर तब तक 1 सेकेंड गुजर चुका होगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब हम चलते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज को तो मेजर हमने यूज करा था टू कैलकुलेट द वोल्टेज। तो उस लिहाज से आपने भी बात को अगेन बड़े गौर से ध्यान से सुनना है कि जो एक छोटा बॉक्स है इट इज गोइंग टू कैलकुलेट 1 मिलीवोल्ट, 1 मिलीवोल्ट, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ये हाइट की हम बात कर रहे हैं, वो क्या बताता है, वो बताता है हमें 5 मिलीवोल्ट। और अगर इसमें 2 इस्तेमाल होंगे तो ज़रा तब तक हम करंट को 10 मिलीवोल्ट की बात करेंगे। आपको ये वाली बात भी पता है माय डियर स्टूडेंट्स कि जो 0 पॉइंट है उससे ऊपर की
लाइंस को हम प्लस कंसिडर करते हैं और उससे नीचे वाली लाइंस को हम माइनस कंसिडर करते हैं, राइट। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई वेव इस लाइन से ऊपर है तो वो पॉजिटिव शो कर रही है अपना करंट, और अगर नीचे है तो वो उसमें नेगेटिविटी शो कर रही है। तो इस बात को भी आपने अपने माइंड में रखना है। जब हम लोगों ने एक नॉर्मल इंसान के ईसीजी को देखा तो उसका 1 कार्डियक साइकिल 25 मिलीमीटर तक लंबा था। अब 25 मिलीमीटर कितने बॉक्सेस बनेंगे, ये आपने अपने माइंड में खुद कैलकुलेट करना है और हमें जवाब भी देना है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। प्रोसीजर क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, मेथड क्या है। तो हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट को लिटाते हैं जाहिर है एक बेड पर, और उसके बाहर और फिर उसके बाद हम उसके चेस्ट रीजन के अराउंड जेल लगाते हैं। इट इज अ कंडक्टिंग जेल। वेन एवर आई यूज द टर्म कंडक्टिंग जेल, इसका मतलब है कि इसमें से करंट पास हो सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट नोट। हम ये जेल लगाते ही इसलिए हैं ताकि बेहतर क्वालिटी में करंट प्रोड्यूस हो और उसकी बेहतर एनालिसिस हो सकती है। इसका एक फायदा हमें और भी है कि जो हम लीड्स लगाना चाहते हैं पेशेंट के हार्ट के अराउंड और बाजुओं पे और टांगों पे, उन सारी की देखा जाए तो उसके ऊपर या तो ग्रिप्स होते हैं या फिर उसके सकिंग पंप्स लगे होते हैं। तो खासतौर पे वो वाली लीड्स जो हार्ट के अराउंड है उन्हें हम देखें तो उसके ऊपर बल्ब्स लगे होते हैं, उनको दबा के हम छोड़ते हैं तो वो सक करके अपनी हमारी बॉडी के साथ अटैच हो जाती है। तो हम इसे कहाँ रखते हैं लीड्स को, हार्ट के अराउंड, आर्म्स पे और लेग्स पे। और इसकी बेहतर एनालिसिस के लिए लुक एट दिस डायग्राम, राइट। आपको नजर आ रहा है कि हम चेस्ट के अराउंड कहाँ कहाँ लीड्स लगाते हैं, बाजुओं पे कहाँ लगाते हैं और टांगों पे कहाँ लगाते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम अगला कौन सा पॉइंट अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं वो ये है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ ईसीजी। यानी कि अगर मैं एक पेशेंट को लीड भी लगा लेता हूं, अब उसका प्रिंटर भी ऑन कर देता हूं और उसके बाद मुझे एक लंबा सा पेपर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मेरे पास आ जाता है, तो वो मुझे क्या क्या बता सकता है और एक अच्छा एक्सपर्ट डॉक्टर उससे क्या क्या चीजें अखज़ कर सकता है। तो पहली बात है हार्ट रेट। जाहिर है अगर हार्ट रेट क्विकर है तो ये डिस्टेंस कवर नहीं होगा। हार्ट उससे पहले ही अपने साइकिल कंप्लीट करेगा, तो ये 25 मिलीमीटर के कंप्लीट होने से पहले ही आपका 1 कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपका हार्ट रेट डिले हुआ तो ज़रा टाइम बढ़ जाएगा। तो 1 डॉक्टर और 1 you can say cardiologist looking at just ECG can analyze the heart rate। फिर हम चलते हैं कार्डियक एरिथमियास की तरफ। Whenever we say A, बायोलॉजी में A का मतलब होता है नहीं और रिदम का मतलब होता है तरतीब। हमारे हार्ट की सारी एक्टिविटीज के अंदर एक खास रिदम पाया जाता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इस पर्टिकुलर रिदम में कोई एब्नॉर्मैलिटी आती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एरिथमिया। जब हम ईसीजी को अगले बोर्ड पे आपको डिटेल से बताएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर पीक डिस्टर्ब होती है या पीक छोटी हो जाती है या पीक नॉर्मल से बड़ी हो जाती है या लाइंस में कहीं हमारे पास डिस्टॉर्शन आ जाती हैं तो उनके क्या मतलब है। तो जाहिर है उनका मतलब बेसिकली ये है कि हमारे हार्ट के अंदर कहीं ना कहीं एब्नॉर्मैलिटी और रिदम मेंटेन नहीं हो रहा। और इस रिदम को मेंटेन करवाने में आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, यू नो वेरी वेल कि हमारे पास एसए नोड, उससे निकलने वाली 3 फाइबर्स, फिर हमारे पास एवी नोड और एवी नोड से निकलने वाला बंडल ऑफ हिस और बंडल ऑफ हिस से आगे नर्व को करंट को कंडक्ट करवाने वाले परकाइने फाइबर और परकिंजे फाइबर, ये सारे शामिल। अगर इसमें कहीं भी एब्नॉर्मैलिटी आएगी तो लुकिंग एट द ईसीजी वी कैन क्या कहते हैं, पेशीनगोई कर सकते हैं। उर्दू का वर्ड यूज करो, पेशीनगोई कर सकते हैं। वी कैन प्रेडिक्ट कि आप लोगों के एब्नॉर्मैलिटी एसए नोड लेवल पर है, उनके कंडक्टिंग फाइबर में है, या एवी नोड के लेवल पे प्रॉब्लम है, या बंडल ऑफ हिस पे प्रॉब्लम है, या परकाइने फाइबर पे प्रॉब्लम है। तो ये सारी की सारी एरिथमियास को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायो का मतलब होता है सारा मसल्स, कार्डियक का मतलब है दिल के, और इन्फार्क्शन का मतलब है कि उसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है
खूबसूरती है, रानाई है, ये एनर्जी की वजह से है। मेरे हार्ट की जो पीक्स बन रही हैं ये भी एनर्जी लेवल की वजह से हैं। और एनर्जी मुझे कौन प्रोवाइड करता है? ऑप्टिमम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। लेकिन अगर मेरे हार्ट को एनर्जी प्रॉपर नहीं मिलेगी, इसकी वजह क्या हो सकती है? या तो फूड की डेफिशिएंसी है और या फिर वहां पे ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो रही। सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है मीन ऑक्सीजन का ना अवेलेबल होना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली वो पीक्स जो नॉर्मल ईसीजी में नजर आनी चाहिए वो मुझे नहीं नजर आएंगी। तो मैं अपने हार्ट मसल की एबनॉर्मल मूवमेंट और पीक्स की स्मॉलर से पता लगा सकता हूं कि यहाँ पे ऑक्सीजन सही सप्लाई नहीं हो रही और इस पेशेंट का हार्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन को फेस कर रहा है, दैट विल सून ट्रांसफॉर्म इनटू अ हार्ट अटैक। इसके अलावा माय स्टूडेंट्स हम क्या देख सकते हैं? एनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया। हमारे एट्रिया बड़े हो सकते हैं। कब बड़े हो सकते हैं? कि जब एट्रियल ब्लड जिस पर्टिकुलर वेल्व में से गुजरना है, मीन यस एवी वेल्व, उसकी एब्नॉर्मेलिटी हो, उसकी स्टेनोसिस हो जाए, वो हार्ड हो जाए, वो देर से बंद हो, देर से खुले, ब्लड का रिवर्स फ्लो टू द एट्रियम हो और हर दफा पे हमारे एट्रियल वॉल्यूम में इजाफा हो जाए और मेरे एट्रिया के ऊपर एट्रियल लोड बढ़ जाए, तो रिजल्ट मेरे पास क्या होगा कि हर दफा मेरे दिल को, मेरे एट्रिया को पहले की निस्बत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो मैंने आपसे कई दफा अर्ज किया है कि जैसे बॉडी बिल्डर बार बार मसल को यूज करते हैं तो मसल बिल्ड हो जाता है, ऐसे ही एट्रिया की जो वॉल्स हैं वो भी बड़ी होना शुरू हो जाती है, ज्यादा पावरफुल होना शुरू हो जाती है। और जब वो ज्यादा पावरफुल होंगी तो डेफिनेटली वो वाली पीक, वो वाली वेव जो इनसे बनती है वो बड़ी बनेगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल पेशेंट के, एज कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के। तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा था कि जस्ट लुकिंग एट द साइज ऑफ द wave that is going to cause contraction of the atria, we can predict, we can deduce कि इस particular atria का साइज बड़ा हो गया या छोटा हो गया। इसका मतलब है कि एट्रिया के बड़े और छोटे होने से हमें अगली इंफॉर्मेशन भी पता चल सकती है कि क्या इसके वेल्व सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कहीं वहां पे रिगर्जिटेशन ऑफ ब्लड तो नहीं हो रही, राइट। सेम इज अ केस विद एनलार्जमेंट ऑफ द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स में भी ऐसा हो सकता है कि मेरे हार्ट के वो वाले वेल्व्स जो ब्लड को बॉडी में से बाहर भेज रहे हैं, मींस चाहे वो वाला जो वेल्व है वो एओर्टा की बेस पे लगा हुआ है और या वो वेल्व मेरे पल्मोनरी आर्टरी की बेस पे लगा हुआ है, इट इज फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ स्टेनोसिस, इट इज फेसिंग रिगर्जिटेशन ऑफ ब्लड, जिसकी वजह से मेरे वेंट्रिकल्स को जरूरत से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है और जाहिर है उस वाले केस में भी जो मेरे पास वेव्स हैं वो जरूरत से ज्यादा बड़ी बन रही होंगी। तो इस तरह मैं हाइपरट्रॉफी ऑफ द एट्रिया, हाइपर का मतलब बड़ा, ट्रॉफी का मतलब साइज में, तो किसी पर्टिकुलर हार्ट के चेंबर को बड़ा होता हुआ देखना हो तो उसके लिए भी हम सिंपल ईसीजी से डिडक्शन कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे एसए नोड से पहले करंट 3 फाइबर्स के थ्रू एवी नोड पे आता है। अगर वहां पे करंट आ रहा है तो वेव कंटिन्यू होगी, करंट नहीं आ तो वेव ब्रेक हो जाएगी। सिमिलरली आपको पता है कि हम एवी नोड से करंट को पहले बंडल ऑफ फेस और फिर परकाइनियल फाइबर में भेजते हैं। तो अगर यहां भी किसी जगह पे ब्लॉकेज है तो मुझे फौरी तौर पे एबनॉर्मल शेप ऑफ द ईसीजी बता देगी कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द हार्ट ऑफ द पेशेंट, and if it is not addressed quickly or promptly, this person may say you goodbye forever. देखते हैं कि हम इस पर्टिकुलर ECG को किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करते हैं। तो उस पर्पस के लिए we have to go to the last part of the board. Yes, my dear cardiologists, हम आप लोगों से मुखातिब है, रादर फ्यूचर कार्डियोलॉजिस्ट। हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो अगरचे आपने ये बात नहीं पढ़ी हुई, ये वाली बात हम पार्ट 2 में जाके पढ़ते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। आपकी नजर सिर्फ 2 अल्फाज है माय डियर स्टूडेंट्स। पहली बात ये है कि पोल्स का बनना कहलाता है पोलराइजेशन। ये तो कम से कम केमिस्ट्री में आप पोलर सब्सटेंसेस को बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं कि इन पे पॉजिटिव है, इन पे नेगेटिव, राइट। अगर
किसी सेल के अंदर और बाहर चार्जेस का डिफरेंस हो तो हम कहते हैं कि उस पर्टिकुलर सेल की मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है। क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? पोलराइज्ड है, उसके एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो हम उसे बोलते हैं कि मेम्ब्रेन कैसी है? पोलराइज्ड। अब अगर उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के चार्जेस को मैं रिवर्स कर दूं, अगर बाहर प्लस है उसे मैं माइनस कर दूं और अगर अंदर माइनस था उसे मैं प्लस कर दूं, मीन चार्जेस को रिवर्स कर दूं, इट इज समथिंग लाइक इट कि ये मेरे सेल की मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन में बाहर पहले प्लस ज्यादा है और अंदर माइनस ज्यादा है। चलिए चेंज करते हैं और इसको डिफरेंट कलर से ही लिखते हैं आप लोगों के लिए, समथिंग लाइक इट। तो आप देख रहे हैं कि बाहर वाली साइड पे मेरे पास पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हैं, राइट, और अदर वाली साइड पे नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हैं। मैंने इस मेम्ब्रेन के दो पोल देख रहा हूं, बाहर प्लस पोल बिकॉज नेट पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन नेट नेगेटिव चार्जेस, तो ये वाली साइड पे नेट पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज के पॉजिटिव चार्जेस का गलबा है यहां पर, और यहां पे चूंकि नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हैं तो इन साइड मेरे पास क्या होगा? जाहिर है नेगेटिव होगी। इस चीज का नाम है पोलराइजेशन। पोल बने हुए होते हैं। मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के गेट्स को खोल दिया। कौन से वाले गेट्स को? पॉजिटिव गेट्स को। तो जिसके रिजल्ट में ये जो पॉजिटिव आयंस बाहर थे वो जल्दी से इस पर्टिकुलर गेट में से गुजर के अंदर आ गए, राइट। ये जो चार्जेस थे बाहर वो अंदर आ गए। तो क्या ख्याल है, अब अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा नहीं हो गई? तो आप बोलेंगे सर ज्यादा हो गई। अब जब पॉजिटिव आयंस वहां से नीचे आ गए तो क्या वहां पे अब नेगेटिव चार्ज डोमिनेट नहीं कर गया? कर गया। तो हम बोलेंगे कि अब चार्जेस रिवर्स हो गए हैं, अब यहां नेगेटिव हो गया है और अंदर पॉजिटिव हो गया है। अगर मैं चार्जेस को उलट कर दूं, इन्वर्ट कर दूं, अगर हम और कोई लोकल लैंग्वेज को तो पुट्ठा कर दूं, तो इसका मतलब यह है कि मैंने उसको डीपोलराइज कर दिया, राइट। मैंने चार्जेस को उल्टा कर दिया। नाउ व्हाट इज मेंट बाय नेक्स्ट टर्म? रीपोलराइजेशन। यानी कि मैं कोई और गेट खोलूं, समथिंग लाइक इट, ये वाला मैंने गेट खोल दिया और उस गेट के रिजल्ट में दोबारा से पॉजिटिव आयंस बाहर चले जाएं, तो दोबारा से बाहर क्या गेन हो जाए? पॉजिटिविटी, और अंदर दोबारा से क्या हो जाए? नेगेटिविटी। तो इसे बोलते हैं रीगेनिंग ऑफ द पोल्स और इट इज कॉल्ड एज रीपोलराइजेशन, राइट। आपने कोई चीज को ग्रिप किया हुआ है तो इस टाइम आपके हाथ के मसल्स काम कर रहे हैं, मैं इसे छोड़ दूं, राइट, फिर मैं दोबारा बंद करूं। फर्ज कर लेते हैं जब मैंने अपने हाथ को बंद किया हुआ था तो इट वाज डीपोलराइजेशन, राइट, और जब मैंने इसको खोल दिया है इट इज रीपोलराइजेशन। दोबारा बंद करूंगा डीपोलराइजेशन, खोल दूंगा रीपोलराइजेशन। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं वो भी बिल्कुल डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन के प्रोसेस से क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। हमारे हार्ट के अंदर एक अदद लगी हुई है बैटरी। दैट वेरी बैटरी इज कॉल्ड एज एसए नोड। वो बैटरी करंट जनरेट करती है, फिर वो 3 डिफरेंट चैनल्स के थ्रू वो वाला करंट आपको पता है एवी नोड पे आ जाता है। दैट इज इवन बिगर बैटरी। हमारा हार्ट, हमारे हार्ट के मसल्स इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस के थ्रू ऑपरेट होते हैं। इट इज समथिंग लाइक कि जैसे आपकी बाइक में एक स्पार्किंग प्लग लगा होता है जो बार बार करंट कोई खास इंटरवल पे आपके इंजन में फायर करता है तो आपकी गाड़ी चलती रहती है। जहां भी आप लोगों का इंजन, जहां भी आप लोगों का प्लग खराब हो जाता है, आपकी गाड़ी के बाकी सारे पार्ट्स सही होने के बावजूद आपकी गाड़ी नहीं चल रही होती। यही वाला काम आपके हार्ट के साथ भी। समझ लो कि आपके हार्ट को चलाए रखने में एक स्पार्किंग प्लग की जरूरत है और वो जो स्पार्किंग प्लग है वो हमारी ये एसए नोड और एवी नोड है। तो बात आपके पास ये हुई कि आपके पास बैटरीज हैं, वो बैटरीज करंट जनरेट कर रही हैं आप लोगों के हार्ट के मसल्स में। अगली बात बड़े कान खोल के सुनने वाली है कि जो करंट है ना माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपके हार्ट की एसए नोड और एवी नोड जनरेट किया है वो आपके हार्ट तक कन्फाइन नहीं रहता। इंपॉर्टेंट बात है, फिर दोबारा गौर से सुनिए। वो करंट आपके हार्ट तक कन्फाइन नहीं रहता बल्कि आपके हार्ट के बाहर
एक पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वो वहां पे मूव करता है। फिर उसके बाद पेरिकार्डियम प्रेजेंट होती है, वो वहां से डिफ्यूज होता है, और फिर वो जाहिर है मेरी पूरी बॉडी कंडक्टर है भाई, तभी तो मैं करंट पड़ता है। अगर मेरी बॉडी कंडक्टर ना होती तो मुझे करंट ही ना पड़ता, मेरी किसी करंट से डेथ ही ना होती। तो उस करंट को कंडक्ट करने की एबिलिटी की वजह से ही ये जो करंट मेरे ऐसे नोड और एवी नोड ने प्रोड्यूस किया, ये मेरी पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये करंट मेरे टिप्स तक जाता है, ये करंट मेरे पांव की टिप तक जाता है, मेरे सर की टिप तक जाता है। वो जो करंट वहां जनरेट हो रहा है, उस पर्टिकुलर करंट को रिकॉर्ड करने का नाम ही बेसिकली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए मैंने बोला था कि हम चेस्ट पे हार्ट के अराउंड क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, फिर लगाते हैं इलेक्ट्रोड आपकी बाजू पे, फिर लगाते हैं इलेक्ट्रोड आपकी टांगों पे। उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के अंदर दो तारे होती, वन इज गोइंग टू यू कैन से कन्वे द करंट एंड अदर इज जस्ट एक्टिंग एज अ न्यूट्रल। तो जब करंट उसके अंदर मूव कर रहा होता है तो हम उसे उसकी पॉजिटिव लीड बोलते हैं, और जब वापस समझ लें कि हम उसको नेगेटिव लीड बोलते हैं। तो इस तरह की लीड सब लोगों ने लगाई होती है जो करंट को रिकॉर्ड करती है, और उस रिकॉर्ड को पता है कि हम कहाँ भेजते हैं, अपने प्रिंटर के पास। वो प्रिंटर मुझे उस रिकॉर्ड को फिर एक पेपर पे ड्रॉ कर देता है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को आपके माइंड में रखनी है। फिर मैंने आपको ये बात बताई थी कि जीरो वैल्यू जो है वो बता रही है कि यहाँ पे ना तो करंट गेन हो रहा है ना लॉस हो रहा है। अगर इसकी वैल्यू प्लस, इसका मतलब है कि यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन्स को भेज रहे हैं, वो पॉजिटिव वायर हो जाती है, स्पाइक जनरेट होती है। और नेगेटिव का मतलब यह है कि इस टाइम पे हमारे मसल्स की फायरिंग नहीं हो रही। पॉजिटिव का मतलब है हमारे हार्ट की मसल्स की फायरिंग हो रही है, और उसके बाद हमारा हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, और इसका मतलब यह है कि अब हार्ट के मसल रिलैक्स हो रहे हैं। लेकिन जीरो लाइन का मतलब यह है कि ना तो अब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ना ही हमारा हार्ट रिलैक्स कर रहा है, बल्कि वो जिस स्टेट में था वो वही उसी स्टेट के ऊपर प्रेजेंट है। तो उस स्टेट को हम आइसो इलेक्ट्रिक सिचुएशन का नाम देते हैं। देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स कि ईसीजी हमें क्या क्या बता रही है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग मेरी अब तक की बातों से थोड़े से यू कैन से बोर हो गए हैं या आपकी तवज्जो हट गई है, तो इस लेक्चर को यहीं पे पॉज करें, हैव अ वेरी फाइन कप ऑफ टी और वेरी फाइन कप ऑफ कॉफी, और हैव अ चॉकलेट विद यू। अपने ब्रेन को थोड़ा सा दोबारा से शार्प करें, और 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद आके दोबारा से लेक्चर को यहीं से कंटिन्यू करें। एब्सेंट माइंड के साथ इस पर्टिकुलर लेक्चर को सुनने का कोई फायदा नहीं। प्लीज कीप योर ब्रेन ओपन, कीप योर आईज ओपन, कीप योर ईयर्स ओपन, कि बिकॉज कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी कानों, आंखों और दिमाग की खिड़कियों का खुला होना बहुत जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। आई होप कि आप गए होंगे, आपने एक अच्छा सा चाय का कप या कॉफी का कप पिया होगा, चॉकलेट खाई होगी, अपने मूड को बेहतर किया होगा, और अब आप वापस आ गए होंगे इस लेक्चर को कंटिन्यू करने के लिए। लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स, ईसीजी के ग्राफ के ऊपर आप लोगों को ये अजीबोगरीब किस्म की लाइन नजर आ रही हैं। ये है मेरे पास एक स्टैंडर्ड लाइन। ये उस वक्त होता है कि जब हम वोल्टेज का जो हमारे इलेक्ट्रोड्स है उसमें करंट की वैल्यू को चेंज नहीं करते, हम करंट की वैल्यू को उल्टा सीधा करते रहते हैं अपने हार्ट मसल्स पे डिफरेंट किस्म के इलेक्ट्रिकल स्ट्रेसेस डाल के, और उसके रिजल्ट में जनरेट होने वाली जो मॉडिफिकेशन है उनको भी हम नोट करते हैं। लेकिन चूंकि वो अभी जाहिर आप एफएससी स्टेज पर है, आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हम आपको सिंपल उसकी एक आइडियल सिचुएशन बता रहे हैं। इस पर्टिकुलर आइडियल सिचुएशन में मैंने आपके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के 2 बॉक्सेस ड्रॉ किए हैं, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2। समझ आ रही है? यानी कि one cardiac cycle and another cardiac cycle consisting of 25 millimeter and 25 millimeter। इसमें आपको नजर आ रही है भाई स्टूडेंट्स एक ब्लू लाइन, इसमें मैंने लिखा हुआ है P। आपको पता है कि वेव कब बनेगी? एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के मिलने से। तो यहां जो वेव बनी है वो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के मिलने से बन गई। इट इज कॉल्ड एज द P वेव। इट इज वेरी स्मॉल वेव, छोटी सी वेव है ये। और इसके बाद हमारे पास एक प्लेचू है, एक स्ट्रेट सी लाइन है, एंड दैट वेरी लाइन इज लाइंग बिटवीन द ओरिजिन ऑफ R एंड बिगिनिंग ऑफ P, देयरफॉर वी कॉल इट एज PR सेगमेंट। PR सेगमेंट जो जिसमें ड्रॉ किया हुआ आप लोगों के पास कि वो यहां से
स्टार्ट होता है पी से और आर के दरम्यान में। इस पी आर सेगमेंट में बेसिकली होता क्या है? इस पी आर सेगमेंट में एस ए नोड की डीपोलराइजेशन होती है। एस ए नोड पहली नोड थी, वो डीपोलराइज हुई और उस डीपोलराइजेशन के रिजल्ट में जब वेंट्रिकल्स क्या कर रहे थे, रिलैक्स हो रहे थे, तो उस टाइम पे एट्रिया अपना ब्लड वेंट्रिकल में पुश कर रहा था। बात को दोबारा से गौर से सुने कि जब मेरे पास ये वाली वेव आई तो उस टाइम पे हमारी एट्रियल सिस्टोल हो रहा था। बहुत से अच्छे ऑथर्स इसे एट्रियल सिस्टले भी बोलते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ एट्रियल सिस्टले बेसिकली ब्लड इज बीइंग पंप्ड फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल। जब एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा होता है तो उसी टाइम पे वेंट्रिकल रिलैक्स भी कर रहे होते। तो यहां पे मुझे लिखा है कि वेंट्रिकल डीपोलराइज होती है और एट्रिया अपने ब्लड को वेंट्रिकल में इंजेक्ट कर रहा होता है। तो ये है हमारे पास इंपॉर्टेंट इस पी वेव की। एक बात आपने गौर से सुननी है कि हमेशा इस पर्टिकुलर टाइम पे यहां से लेके फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर टाइम तक हम किसी भी एक्टिविटी की फाउंडेशन रखते हैं। इस वेव के खत्म होने के बाद वो काम होता है। इसका मतलब हुआ कि ये वाली पी वेव कब बनी? एट्रियल सिस्टले से जस्ट बिफोर, एट्रियल सिस्टले से या सिस्टोल से जस्ट बिफोर क्या बन गई मेरे पास? पी वेव। तो जब पी वेव खत्म होगी तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जाहिर है एट्रियल सिस्टले हो जाएगा या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। ये सारी बातें आपने अपने माइंड में रखनी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वेव कब बनेगी? जब करंट जनरेट होगा। करंट जनरेट होता है, उसके बाद एक्शन होता है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ दिस ईसीजी। इसमें एक बड़ी मींस लार्जर वेव बनती है। दैट वेव इज कॉल्ड एज QRS वेव। फिर दोबारा से बता रहा हूं, पहले थी मेरे पास पी वेव, पी वेव के बाद बन रही है QRS वेव। जरा बात को गौर से देखें। अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हैं आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन मींस बिल्कुल सेंटर को, तो ये वाली जो वेव है वो नेगेटिव है। वेव का ये वाला पोर्शन इस जीरो लाइन से नीचे आ रहा है तो इसकी नेगेटिव वैल्यू। लेकिन जब हम इस पर्टिकुलर लाइन से मींस इस पर्टिकुलर लाइन से ऊपर चले गए हैं तो अब ये पॉजिटिव करंट। जब हम इस पर्टिकुलर लाइन से ऊपर गए हैं इसका मतलब है कि मैंने करंट को उलट कर दिया है, डीपोलराइजेशन। लेकिन जब मैं दोबारा आर से वापस एस की तरफ आ रहा हूं तो बेसिकली मैं उसको रीपोलराइज कर रहा हूं। तो करंट आपकी जो हार्ट की वर्किंग है वो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। सो दिस QRS वेव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर्टिकुलर QRS वेव के रिजल्ट में पहले वाले हाफ में हमने फाउंडेशन ले करनी है किसकी? वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की। तो यहां पे आप नजर आ रहा है कि यहां पे हमने वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए डीपोलराइजेशन की है। जाहिर है QRS वेव कब बनेगी? जस्ट प्रायर टू किसके? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हमने पी वेव को प्रोड्यूस किया था बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम। सिमिलरली मैं इस वेव को जनरेट करता हूं बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। जितना बड़ा चेंबर उतना बड़ा करंट। आप इमेजिन कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर वेव को देखकर आपको अंदाजा हो रहा है कि एट्रियम का साइज कितना छोटा है और वेंट्रिकल का साइज कितना बड़ा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस पर्टिकुलर वेव की ऊंचाई से मुझे पता चलता है कि मसल कितना बड़ा हो गया, छोटा हो गया। बोर्ड 1 को याद करें। अगर ये वाली वेव यहां पे खत्म हो गई तो इसका मतलब है कि हमारे वेंट्रिकल्स रिक्वायर्ड अमाउंट भी करंट जनरेट नहीं कर रहे। अगर ये वैल्यू इतनी हो गई और अगर ज्यादा हो गई, यहां चली गई, तो फिर भी प्रॉब्लम है। तो उसको स्टैंडर्ड तक रहना चाहिए। तो बात आपके साथ ये हो रही है भाई स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर वेव के रिजल्ट में हमारे पास क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन होगी। मैंने आपसे भी अर्ज किया था कि हम इस पर्टिकुलर QRS वेव के दो पार्ट कर सकते हैं। एक इसका लेफ्ट हाफ दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग Q एंड R
another one is called as R and S। इस समय यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि QR स्टेट है मेरे पास और एक मेरे पास RS स्टेट है। अब QR स्टेट को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना था, कॉन्ट्रैक्शन करवानी थी किसकी, वेंट्रिकल्स की। तो जब मैंने वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवानी है तो जाहिर है मुझे AV वेल्व को ओपन करना पड़ेगा। सही कह रहा हूं नहीं, मैं गलत कह रहा हूं। क्यों? कि उस टाइम पे मैं ये बात कर रहा हूं कि अभी मेरे AV वेल्व ओपन हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। मैंने ये बात की है कि इस पर्टिकुलर वेव के पहले हाफ में अभी मेरे वेंट्रिकल्स ने इतना फोर्स जनरेट नहीं किया कि AV वेल्व बंद हो जाए। तो इस वेव के पहले हाफ में अभी AV वेल्व्स ओपन होते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, ठीक है। इस वेव के खत्म होने के बाद फिर हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाएगी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के स्टार्ट होने से पहले तक मेरे ये वाले वेल्व्स ओपन ही होते हैं। ये वाला काम हो जाने के बाद अब फायरिंग स्टार्ट होगी और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगे। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगे तो जाहिर है मेरे वेंट्रिकल्स का प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता मेरे AV वेल्व से बड़ा हो जाएगा। तो उस टाइम पे मेरे AV वेल्व क्लोज हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। जब मेरी AV वेल्व बंद हो जाएंगे और फोर्स आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी तो कोरेस्पॉन्डिंगली शुरू में जो मेरे सेमिलुनर वेल्व्स होते हैं, SL वेल्व्स बोलते हैं, SL वेल्व्स, ये नहीं खुलेंगे। फिर दोबारा बोल रहा हूं कि जब तक मेरे वेंट्रिकल्स में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेट नहीं होगी तब तक मेरा SL वेल्व ओपन नहीं होगा। तो इसके समझ लें इस वाले फेज में तो अभी SL वेल्व ओपन नहीं है, लेकिन जब ये वाली फेज गुजर जाएगी तो फिर मेरे ये वाले AV वेल्व क्लोज हो जाएंगे और ये वाले मेरे SL वेल्व जो हैं सेमिलुनर वेल्व ही ओपन हो जाएंगे। ये सारी की सारी बातें आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस ओपनिंग के रिजल्ट में मेरी वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज स्टार्ट हो जाएगी और जो मेरा वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप कर देगा into the pulmonary artery and into the aorta। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो कॉन्सेप्ट है QR फेज में क्या हो रहा है और RS फेज में क्या हो रहा है, ये दोनों बातें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इस बोर्ड को देख रहे हैं तो इस बोर्ड में हम लोगों ने QRS वेव के बाद एक स्पेस छोड़ी है एंड दैट वेरी स्पेस और प्लेट्यू इज कॉल्ड एज ST सेगमेंट। इट इज कॉल्ड एज ST सेगमेंट। याद है आपको P वेव के बाद एक सेगमेंट आया था, ठीक है। इस तरीके से QRS वेव के बाद भी एक सेगमेंट आता है जिसे हम बोलते हैं ST सेगमेंट। इस ST सेगमेंट में क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रही है। भाई जाहिर इसका काम ही है वेंट्रिकुलर सिस्टोल करवाना, और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल करवानी है तो उसके लिए पहले आपको डीपोलराइजेशन और फिर आपको रिपोलराइजेशन करवानी पड़ती है। और यहाँ पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद में रिपोलराइजेशन होती है। ये बात एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये है डीपोलराइजेशन और ये है रीपोलराइजेशन। तो इन दोनों के रिजल्ट में फिर हमारे पास ये वाली सेगमेंट बनता है और यहाँ से जितना भी ब्लड है वो मेरे एओर्टा में और मेरी पल्मोनरी ट्रंक में शामिल हो जाता है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आज की आखिरी बात की तरफ एंड दैट इज कॉल्ड एज अनदर वेव राइट आफ्टर ST सेगमेंट। और उस पर्टिकुलर वेव को हम नाम देते हैं T वेव का। ये वाली T वेव, बात को गौर से सुनना है कि ये वाली T वेव एक और करंट जनरेट करती है। अब ये वाला जो करंट है ये किसके लिए है, ये वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के लिए। वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन यानी कि अब हम वेंट्रिकल के मसल्स को ऑर्डर देते हैं कि तुम रिलैक्स हो जाओ। उस पर्टिकुलर करंट, उस टाइम पे जो करंट जनरेट होता है वो किस फॉर्म में अपीयर होता है, T वेव की फॉर्म में अपीयर होता है। और उस टाइम के ऊपर जाहिर है अब आपके वेंट्रिकल्स का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब आपके वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम होगा तो रिजल्ट में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, कि अब आपके जो वेंट्रिकल्स हैं वो फैलना शुरू हो जाएंगे। उसके रिजल्ट में प्रेशर इनसाइड कम होगा, दो वेल्व पे ऑपोजिट इफेक्ट होगा। आप लोगों के SL वेल्व्स क्लोज होना शुरू हो जाएंगे और इनिशियली अभी स्टार्ट में आपके वो वाले वेल्व्स जो ओपन हो और आप लोगों के एट्रियम क्या करते हैं, फिल होते हैं, वो भी नहीं खुलेंगे। लेकिन इस P वेव के बाद ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपके
एट्रियल फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, एट्रियल फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपने बात को जरा गौर से सुनना है। क्या मैं बात कर रहा हूं कि जिस टाइम पे मेरे वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे थे उस टाइम पे मेरे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहे थे। दोबारा बोल रहा हूं कि जिस टाइम पे मेरे वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे थे उस टाइम पे मेरे एट्रिया ऊपर वाले चेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहे थे। इसकी रिलैक्सेशन की फोर्स उसकी कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स से ज्यादा होती। देयरफॉर इस पर्टिकुलर वेव के पीछे उस पर्टिकुलर वेव को का छुप जाना होता है। तो इस लिहाज से आप लोगों को यहां पे सिर्फ 3 फेजेस नजर आती हैं। पहली कि एट्रिया रिलैक्स कब कर रही हैं, दूसरी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कब कर रहे हैं, तीसरी वेंट्रिकल्स रिलैक्स कब कर रहे हैं। आप लोगों को यहां पे एट्रियल सिस्टले नजर नहीं आ रहा। एट्रियल सिस्टले इज बेसिकली हाइडिंग behind the T wave, and T wave is showing relaxation of ventricles. As ventricle is a mammoth chamber as compared to atria, तो उसका करंट इस करंट के पीछे छुप जाता है। जब ये काम सारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद दोबारा से हम रेडी होंगे दोबारा से एट्रियल रिलैक्सेशन के लिए, बिकॉज कि वेंट्रिकल खत्म हो चुका है, उसमें से ब्लड भी निकल चुका है और इस वेव के एंड पे अभी एट्रियम में ब्लड नहीं आया हुआ। तो इस टाइम आप लोगों का ब्लड रेस्टिंग फेज के अंदर है। इस रेस्टिंग फेज में कंडीशन आइसोइलेक्ट्रिक हो जाती, राइट। फिर उसके बाद दोबारा से हमारे पास पी वेव जनरेट होती है जो एट्रिया को रिलैक्स करती है, और एट्रिया के रिलैक्स होने का मतलब यह है कि दोबारा से इस पे फिलिंग स्टार्ट हो गई है और ब्लड अब दोबारा हार्ट के एट्रिया में भरना शुरू हो गया है और दोबारा साइकिल यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस PQRS वेव, PQRST वेव, PQRST वेव की, PQRS वेव की बार बार रेपिटेशन से आप लोगों का हार्ट लबडब साउंड प्रोड्यूस करता है और 0.8 सेकंड में अपना एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट कर लेता है। इसमें 0.3 सेकंड का रेस्टिंग फेज आता है जो इट इज लाइंग समवेयर हियर, राइट। आप लोगों ने इन पर्टिकुलर डायग्राम को अपने माइंड में रखना है। सेगमेंट्स में क्या क्या होता है वो आपने याद रखना है। सेगमेंट किस वेव की एक्टिविटी के बाद प्रोड्यूस होता है आपने वो याद रखना है, और वो जो इंटरवल्स हैं वो किस किस पर्पस के लिए हैं ये भी बातें आपने सारी माइंड में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो 3 फेजेस है वो नजर आ रही हैं। 1 फेज, उसके बाद मेरे पास 2 फेज और उसके बाद मेरे पास 3 फेज। ये आपको पता ही है कि जो मेरे पास 1 फेज है ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल है। इस वेव के बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल हुआ है, राइट। और उस वेव के बाद फिर मेरे पास एट्रियल डायस्टले हुआ है और फिर यहाँ पे मेरे पास वेंट्रिकुलर सिस्टले हुआ है और फिर यहाँ पे मेरे पास वेंट्रिकुलर डायस्टले हुआ है। तो इस पर्टिकुलर चीजों का आपस में चलते रहने से ही बेसिकली मेरी जिंदगी भी चल रही है। इस जिंदगी का कोई ना कोई मकसद है और उस पर्टिकुलर मकसद को अचीव करने के लिए जाहिर है मेहनत करना पड़ती है। अगर आपको किसी पॉइंट पे कोई बात नहीं समझ आई, अपने लेक्चर को दोबारा से रिवाइंड करें और उस बात को दोबारा से सुने। इस बात को बार बार सुने तब तक कि जब तक आप इस पर्टिकुलर चीज में मास्टर नहीं कर लेते कि कौन सी वेव के रिजल्ट में कौन सा चेंबर कॉन्ट्रैक्ट होगा और कौन सा वेल्व ओपन होगा, किस वक्त मेरे हार्ट के सारे वेल्व ओपन होते हैं और किस वक्त मेरे हार्ट के सारे वेल्व बंद होते हैं, किस टाइम पे 2 ओपन होते हैं और 2 क्लोज होते हैं, किस टाइम पे मेरे हार्ट का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होता है और किस टाइम पे मेरे हार्ट में से सारा ब्लड बाहर निकल जाता है। इन सारी बातों को आप इस छोटी सी एक बॉक्स से समझ सकते हैं जिसे हम छोटा सेगमेंट बोलते हैं अपने ईसीजी का। आप इस नॉलेज को अपने माइंड में रखने में कामयाब हो और जब कभी आप डॉक्टर बने तो आप किसी की बहुत प्रेशियस जिंदगी को बचाने में जरूर कामयाब हो, तो तब कहलाएंगे आप बेहतरीन इंसान। इस दुआ के साथ कि आप बेहतरीन इंसान बनने में जरूर कामयाब हो। हस्बत आई वांट टू से यू, अल्लाह हाफिज।